वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सेंट्रल डॉग्मा आदि पढ़े थे। तो हम अब शुरू करेंगे बायोटेक, जो उसी पेपर की यूनिट 3 है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 3। तो यूनिट 1 में हमने डीएनए के बारे में पढ़ा था। डीएनए क्या है, उसके जैविक गुण कैसे हैं, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके डिफरेंट मॉडल्स पढ़े थे। यूनिट 2 में हमने सेंट्रल डॉग्मा पढ़ा था। उसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ा था। तो आज हम शुरू करेंगे यूनिट 3, जो कि बायोटेक्नोलॉजी की या बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, जैव प्रौद्योगिकी वाला। तो उसे यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है प्रोटोप्लास्ट कल्चर टेक्निक। मीन्स प्रोटोप्लास्ट संवर्धन तकनीक। एग्जाम में प्रोटोप्लास्ट संवर्धन तकनीक पे आपके शॉर्ट नोट भी आ सकता है। उसके अलावा अगर कंप्लीट प्रोसेस पूछता है तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। मीन्स एक्सप्लेनेशन वाला और शॉर्ट नोट दोनों आ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट कल्चर टेक्निक हम पढ़ रहे हैं, तो आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि एक्चुअल में प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। प्रोटोप्लास्ट मीन्स पादप कोशिका जो भित्ति रहित होती है या वॉल लेस प्लांट सेल को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, या भित्ति रहित पादप कोशिका। भित्ति रहित पादप कोशिका को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो अगर हम प्रोटोप्लास्ट टेक्निक पढ़ रहे हैं, हाँ, आपके प्रोटोप्लास्ट पे डेफिनेशन भी आ सकती है कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। तो भित्ति रहित प्लांट सेल को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। और जब इस प्रोटोप्लास्ट का कल्चर मीडियम पर संवर्धन करवाया जाता है, तो इसे प्रोटोप्लास्ट कल्चर कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, तो भित्ति रहित प्लांट सेल को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। और जब इस प्रोटोप्लास्ट को कल्चर मीडियम पे संवर्धित करवाते हैं, तो यह तकनीक प्रोटोप्लास्ट कल्चर टेक्निक कहलाती है। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर टेक्निक की डेफिनेशन क्या हुई कि भित्ति रहित प्लांट सेल को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, और जब इन प्रोटोप्लास्ट को कल्चर माध्यम पे संवर्धित करवाते हैं या संवर्धन माध्यम पे संवर्धित करवाते हैं, तो यह तकनीक प्रोटोप्लास्ट कल्चर टेक्निक कहलाती है, या प्रोटोप्लास्ट संवर्धन तकनीक कहलाती है। ठीक है। तो ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। तो प्रोटोप्लास्ट प्राप्त करने के लिए निम्न स्टेप्स होते हैं, या प्रोटोप्लास्ट कल्चर तकनीक के निम्न चरण होते हैं कि ये प्रोटोप्लास्ट भाई भित्ति रहित प्लांट सेल को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। लेकिन ये प्रोटोप्लास्ट कैसे प्राप्त हुआ, या इस तकनीक के द्वारा प्रोटोप्लास्ट का कल्चर कैसे किया जाता है, तो इस तकनीक के कुछ स्टेप्स होते हैं जो देखो। प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण,
फर्स्ट स्टेप तो ये हुआ। सेकंड, प्रोटोप्लास्ट का संवर्धन। थर्ड स्टेप हुआ प्रोटोप्लास्ट का संलयन या कायिक संकरण। फिर आता है फोर्थ, संलयित प्रोटोप्लास्ट का चयन व संवर्धन। तो जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर टेक्निक है उसके निम्न स्टेप्स या पद होते हैं। फर्स्ट है आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, जिसे कहते हैं प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण। सेकंड है कल्चर ऑफ प्रोटोप्लास्ट, तो प्रोटोप्लास्ट का संवर्धन। थर्ड है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसे कहते हैं प्रोटोप्लास्ट संलयन या कायिक संवर्धन। फिर देखो फोर्थ स्टेप है फ्यूज्ड सिलेक्शन ऑफ फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो संलयित प्रोटोप्लास्ट का चयन व संवर्धन। तो हम स्टेप वाइज स्टेप पढ़ेंगे इसको कि जो प्रोटोप्लास्ट संवर्धन तकनीक है उसके निम्न पद में क्या क्या होता है, तो इन्हें अब हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट है आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण। तो प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण कैसे होगा या पृथक्करण क्या होगा कि जो प्लांट पार्ट है जैसे कि पत्ती, ठीक है, तो हम इस टेक्निक में जैसे पत्ती का उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि किसी प्लांट पार्ट से प्रोटोप्लास्ट का अलग होना या किसी प्लांट सेल से प्रोटोप्लास्ट को पृथक करना प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण कहलाता है। और इस प्रोटोप्लास्ट के पृथक्करण के दो टाइप होते हैं कि किस किस टाइप से हम प्लांट से प्रोटोप्लास्ट को अलग कर सकते हैं या प्लांट सेल से प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने के या पृथक करने के दो पद होते हैं या दो मेथड होते हैं। तो प्लांट सेल से प्रोटोप्लास्ट को अलग करना प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन कहलाता है। इस प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन या प्रोटोप्लास्ट के पृथक्करण के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट है यांत्रिक विधि, सेकंड है विकर विधि। तो जो यांत्रिक विधि है इसे बोलते हैं मैकेनिकल मेथड, और जो विकर विधि है इसे कहते हैं एंजाइमेटिक मेथड। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं यांत्रिक विधि के बारे में, मीन्स मैकेनिकल मेथड। तो यह प्रोटोप्लास्ट के पृथक्करण की परंपरागत विधि है, या मैं यूँ अदर वर्ड्स में कहूँ तो जो प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन होता है उस प्रोटोप्लास्ट के आइसोलेशन की यह ट्रेडिशनल मेथड है। मीन्स ये पुराने समय से चली आ रही है कि सबसे पहले जो प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण हुआ था वो इस विधि के द्वारा हुआ था, और आज वर्तमान समय में भी ये कुछ हद तक उपयोग में लाई जाने वाली विधि है। तो जो मैकेनिकल मेथड है तो यह प्रोटोप्लास्ट के आइसोलेशन की या प्रोटोप्लास्ट के पृथक्करण की परंपरागत विधि होती है, और वर्तमान समय में यांत्रिक विधि के स्थान पे एंजाइमेटिक
या एंजाइम विधि का उपयोग किया जाता है। इसके कुछ कारण हैं। वो कारण क्या है कि देखो, ये एक तो ट्रेडिशनल मेथड है, उसके अलावा वर्तमान समय में यांत्रिक विधि के स्थान पे एंजाइम विधि का उपयोग किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? ताकि प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन हो सके। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि क्या रीज़न है कि वर्तमान समय में यांत्रिक या मैकेनिकल मेथड के स्थान पे एंजाइमेटिक मेथड को यूज़ ले रहे हैं। तो उसके कुछ कारण हैं, जैसे कि जो यांत्रिक विधि है उसके द्वारा अधिक संख्या में प्रोटोप्लास्ट नष्ट होते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि अधिक संख्या में प्रोटोप्लास्ट की हानि होती है। और सेकंड रीज़न क्या है कि इससे कम संख्या में प्रोटोप्लास्ट प्राप्त होते हैं। तो यांत्रिक विधि के कुछ कमियां या लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस है कि इसको आजकल कम उपयोग में ला रहे हैं कि इससे जो प्राप्त होने वाले प्रोटोप्लास्ट है उनमें क्षति ज़्यादा होती है, मीन्स उनको नुकसान ज़्यादा होता है और वो कम संख्या में प्राप्त होते हैं। इसलिए वर्तमान समय में यांत्रिक विधि के स्थान पे एंजाइमेटिक विधि यूज़ में लेते हैं। तो मान लो कि ये कोई प्लांट सेल है, ठीक है, और ये है इसका प्रोटोप्लास्ट। तो जब इसे चाकू की या ब्लेड की सहायता से काटते हैं तो काटने पर इसमें ये मान लो यहाँ से ये कट चुकी, तो कटने पे ये ऐसे दिखाई देगी। तो यहाँ से इस तरह से प्रोटोप्लास्ट बाहर निकल आएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें ज़्यादातर प्रोटोप्लास्ट तो यूं ही नष्ट हो जाते हैं या उनकी क्षति हो जाती है, या फिर कम संख्या में इसमें प्रोटोप्लास्ट प्राप्त होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब इसे ब्लेड या चाकू की हेल्प से काटते हैं तो कई प्रोटोप्लास्ट नष्ट हो जाते हैं या उनको नुकसान आ जाता है, जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर टेक्निक में उपयोग में नहीं आ पाते हैं। तो इनके स्थान पे कौन सी टेक्निक यूज़ लेते हैं? एंजाइमेटिक मेथड। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि एंजाइमेटिक मेथड की हेल्प से प्लांट सेल की सेल वॉल को नष्ट किया जाता है। तो एंजाइमेटिक मेथड में फर्स्ट क्या होगा कि जो एंजाइमेटिक मेथड है इसके अंदर प्लांट सेल की सेल वॉल को नष्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स यूज़ लिए जाते हैं, या एंजाइमेटिक मिक्सचर या एंजाइम्स का मिश्रण यूज़ में लिया जाता है। तो आपको पता ही होगा कि प्लांट सेल सेल्यूलोज व पैक्टिन की बनी हुई होती है। तो सेल्यूलोज व पैक्टिन को नष्ट करने के लिए कौन से एंजाइम यूज़ होंगे? सेल्यूलेज, पैक्टिनेज। तो एंजाइमेटिक मेथड में सेल्यूलेज, पैक्टिनेज आदि सेल वॉल को नष्ट करने वाले एंजाइम यूज़ में लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो एंजाइमेटिक मेथड है इसके भी कुछ पद होते हैं, वो क्या हैं? देखो, प्लांट पार्ट का चयन, ठीक है। तो एंजाइमेटिक मेथड में क्या क्या स्टेप्स काम में आएंगे? भाई ये तो पता है कि एंजाइमेटिक मेथड में प्रोटोप्लास्ट प्राप्त करने के लिए एंजाइम्स का ट्रीटमेंट दिया जाता है और ये एंजाइम्स उनकी सेल वॉल को नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो ये एंजाइम कौन कौन से हो सकते हैं? सेल्यूलेज और पैक्टिनेज आदि एंजाइम। तो ये जो एंजाइमेटिक मेथड है इसके भी कुछ पद होते हैं, जैसे कि प्लांट पार्ट का चयन व निर्जमीकरण। मीन्स हम किसी प्लांट की पत्ती को अगर यूज़ में ले रहे हैं तो सबसे पहले हमें किस प्लांट पार्ट का चयन करना है वो यहाँ पे ध्यान में देंगे। तो देखो, जैसे कि हम पत्ती को यूज़ ले रहे हैं तो इसका एक सिलेक्शन हो गया। तो प्लांट पार्ट का चयन व निर्जमीकरण मीन्स उसको अल्कोहल से स्टरलाइज करवाएंगे ताकि उस पर उपस्थित जो इम्प्योरिटीज़ है या बैक्टीरिया वायरस जो भी है वो हट जाए, ठीक है।
तो उसका निर्जमीकरण करेंगे। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा कि उसे एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट मीन्स उसमें सेल्यूलेज, पैक्टिनेज, पोटेशियम डेक्सट्रेन आदि एंजाइम्स को देंगे। फिर देखो उसका होगा प्यूरिफिकेशन एंड कल्चर। तो इसमें क्या होगा कि एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, तो एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट से क्या होगा, उसमें प्रोटोप्लास्ट प्राप्त होगा, और जब जो प्रोटोप्लास्ट प्राप्त होगा उस प्रोटोप्लास्ट का प्यूरिफिकेशन करेंगे, मीन्स उसको शुद्ध करेंगे। तो इस ओवरऑल स्टेप में क्या होता है, एंजाइमेटिक मेथड के कुछ स्टेप्स होते हैं। इसमें सबसे पहले जिस प्लांट से या जिस प्लांट पार्ट से प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन करना है उसका सिलेक्शन करेंगे, तो और उसका निर्जमीकरण करेंगे। फिर उसके बाद में उसे एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट देने के बाद में जो आइसोलेट प्रोटोप्लास्ट प्राप्त होते हैं या जो प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण होता है, उन पृथक्कृत प्रोटोप्लास्ट को बाद में सेंट्रीफ्यूग के माध्यम से या अपकेंद्रण के माध्यम से प्यूरिफाइड करेंगे या उन्हें शुद्ध करने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो इस स्टेप में ये होता है। तो ये जो एंजाइमेटिक मेथड है इसके भी 2 स्टेप्स होते हैं, मिक्स्ड और 1 स्टेप मेथड। सेकंड है 2 स्टेप मेथड। तो मिक्स्ड या 1 स्टेप मेथड में क्या होता है कि इसमें पैक्टिनेज, पोटेशियम डेक्सट्रेज व मेनोज आदि एंजाइम एक साथ उस प्लांट पार्ट के साथ मिक्स करके 15 मिनट तक गर्म किया जाता है। ठीक है, और उससे प्रोटोप्लास्ट पृथक कर लिया जाता है। तो मिक्स्ड या 1 स्टेप मेथड में क्या होता है, जो कंप्लीट एंजाइम्स होते हैं, इन एंजाइम्स को एक साथ ही उस प्लांट पार्ट के साथ टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। उसके बाद में उसको 15 मिनट तक गर्म करते हैं और फिर उसको उससे पृथक प्रोटोप्लास्ट प्राप्त कर लिए जाते हैं और उनको धो दिया जाता है। जो सेकंड स्टेप है 2 स्टेप मेथड, इसमें क्या होता है कि पहले स्टेप में तो पैक्टिनेज और मेनोज दिया जाता है, फिर उसे 15 मिनट तक गर्म किया जाता है, फिर उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया जाता है। फिर उसके बाद में सेकंड चरण में क्या करते हैं, उसमें सेल्यूलेज और मेनोज एंजाइम मिलाया जाता है और फिर से उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवा के उसको वॉश किया जाता है और प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त किया जाता है। तो ये है इसके फर्स्ट स्टेप। इस तरह कंप्लीट होता है कि आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट मीन्स प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन कैसे होता है। तो इसमें 2 मेथड काम में लेते हैं, एंजाइमेटिक मेथड और मैकेनिकल मेथड। जो सेकंड स्टेप है वो है कल्चर ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। तो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट का कल्चर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो पहले स्टेप्स या पहले पद में जो प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हुए थे, उन प्रोटोप्लास्ट को प्यूरिफाई करने के लिए एक संवर्धन जलीय माध्यम में डालते हैं। ठीक है, उनको प्योर करने के लिए या उनको धोने के लिए उसमें उपस्थित अन्य जो प्लांट के पार्ट्स हैं उनको हटाने के लिए उनको प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है, उनकी शुद्धता की जाती है। तो शुद्धिकरण के बाद में क्या होता है कि कल्चर मीडियम में उन प्रोटोप्लास्ट का कल्चर किया जाता है, और जब कल्चर मीडियम में इन प्रोटोप्लास्ट का कल्चर किया जाता है मीन्स उसकी प्लेटिंग करी जाएगी। प्लेटिंग कैसे, मीन्स मान लो ये है कल्चर मीडियम या संवर्धन माध्यम, तो इस पद में क्या होता है, जो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट होते हैं उनको इस संवर्धन माध्यम में रख दिया जाता है। थोड़े टाइम बाद में देखा जाता है
कि इनके बाहर लूज तरीके से या ढीले तरीके से सेल वॉल का निर्माण होने लगता है, और ये जो सेल वॉल होती है वो ढीली होती है और पतली होती है। उसके अलावा वह सूक्ष्म नलिकाओं जैसी दिखाई देती है। तो इस तरह इसमें वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है और फिर इनमें डिविजन्स होने प्रारंभ हो जाते हैं। धीरे धीरे जब इनके बाहर सेल वॉल का निर्माण होगा तो इनमें डिविजन्स होने लग जाते हैं, और ये जो पृथक्कृत प्रोटोप्लास्ट हैं वो कैलस जैसे दिखाई देने लगते हैं। और अगर हम इस कैलस का आगे और सब कल्चर करवाएं तो छोटे छोटे प्लांट्स भी इससे प्राप्त हो सकते हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो इसमें इस मेथड में प्रोटोप्लास्ट का या पृथक्कृत प्रोटोप्लास्ट का कल्चर किया जाता है। फिर आता है थर्ड स्टेप, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इस पद में क्या होता है या इस स्टेप में क्या होता है कि जो एंजाइमेटिक मेथड से प्राप्त या आइसोलेशन के जो भी मेथड यूज़ लिया, मैकेनिकल या एंजाइमेटिक, तो इसमें एंजाइमेटिक मेथड से प्राप्त या प्लांट सेल को एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट देते समय कुछ प्लांट सेल्स ऐसी होती है जो एक दूसरे में मिक्स हो जाती है या एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाती है। तो जब दो समान जाति की सेल्स के प्रोटोप्लास्ट एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं तो वह अवस्था कैसे कहलाएगी? होमोकैरियोन। जब प्लांट सेल्स को एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं उस समय कुछ प्लांट्स के प्रोटोप्लास्ट ऐसे होते हैं जो एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट देते समय उनके जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं वो एक दूसरे से संलयित हो जाते हैं या फ्यूज हो जाते हैं, और जो संरचना बनती है उसे होमोकैरियोन कहते हैं। होमोकैरियोन कब बनेंगे? जब सेम स्पीसीज के या समान जाति के दो प्रोटोप्लास्ट मिक्स होंगे तो होमोकैरियोन्स का निर्माण होता है। और ये जो प्रोटोप्लास्ट संलयन होता है वो कैसी कोशिकाओं के बीच में होता है? वेजिटेटिव सेल्स के बीच में। तो ये जो प्रोटोप्लास्ट संलयन होता है वो कैसे होगा? वेजिटेटिव सेल्स के बीच में। आपको पता है कि अगर प्लांट पार्ट की कोई सेल ले रहे हैं, मीन्स उसके कायिक कोशिकाओं को हम काम में ले रहे हैं इस कल्चर में, तो वो सेल्स कैसी होगी? कायिक सेल्स या वेजिटेटिव सेल्स। तो ये जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन होता है वो वेजिटेटिव सेल्स के बीच में हो रहा है, इसलिए इसे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन या कायिक संकरण कहते हैं। और अगर ओनली हम संकरण की बात करें तो वो दो अगुणित सेल्स के बीच में होता है तो वह संकरण कहलाएगा। अगर दो अगुणित सेल्स के बीच में संलयन हो रहा है या फ्यूजन हो रहा है तो नॉर्मल संकरण होगा। लेकिन कायिक संकरण कब होगा? जब दो सोमेटिक सेल्स या कायिक कोशिकाएं एक दूसरे से संलयित होती है तो ये होता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। और जब एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट देते समय ये जो प्रोटोप्लास्ट है वो अपने आप ही अचानक से अपने आप ही संलयित होके होमोकैरियोन्स का निर्माण करती है तो यह कहलाता है स्वतः संलयन। ठीक है, इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस फ्यूजन। लेकिन जब दो डिफरेंट स्पीसीज को या दो अलग अलग जातियों का हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो ये हाइब्रिडाइजेशन उन स्पीसीज के बीच में होगा। भाई स्वतः संलयन में क्या हुआ? प्रोटोप्लास्ट जो समान जाति के थे वो अपने आप ही फ्यूज हो गए और फ्यूज होके सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कर लिया या होमोकैरियोन्स का निर्माण कर लिया। लेकिन इसमें भी एक और प्रोसेस होती है जिससे कि ये स्वतः संलयन होता है, एक होता है प्रेरित संलयन। तो इस प्रेरित संलयन या इंड्यूस्ड फ्यूजन में क्या होगा
कि जो प्रेरित संलयन है वो उन स्पीसीज के बीच में करवाया जाता है जिसमें नेचुरली या प्राकृतिक रूप से लैंगिक जनन संभव नहीं होता है। तो दो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज के बीच में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं हो पाती नेचुरली, तो उनके प्रोटोप्लास्ट को केमिकल या एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। केमिकल या एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट देने से क्या होता है, या फिर कि कोई फिजिकल ट्रीटमेंट देते हैं, उसकी हेल्प से वो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ हो जाते हैं और हाइब्रिड सेल का या हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट का निर्माण कर लेते हैं। तो वो होता है इंड्यूस्ड फ्यूज़न। तो प्रेरित संलयन में क्या होगा कि जो संलयन की प्रक्रिया है उसको प्रेरित करवाया जाएगा, किसके द्वारा? भौतिक ट्रीटमेंट, फिजिकल ट्रीटमेंट या फिर एंजाइमेटिक या केमिकल ट्रीटमेंट देके उस या जहाँ ये स्वतः हो रहा था वहाँ पे उसको फिजिकल ट्रीटमेंट देके संलयित करवा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि जिनमें लैंगिक जनन संभव नहीं हो पाता उनके बीच में संलयन करवाया जाता है और हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट प्राप्त किया जाता है। और देखो, जो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट है तो प्रेरित संलयन में किस किस का ट्रीटमेंट देंगे ताकि उनके प्रोटोप्लास्ट संलयित हो, वो देखो। फर्स्ट तो उन्हें NaOH का ट्रीटमेंट देंगे। सेकंड, उन्हें हाई पीएच पर कैल्शियम आयन का ट्रीटमेंट देंगे। थर्ड है, उसे इलेक्ट्रिक शॉक देंगे या विद्युत आघात देंगे। और फोर्थ है, उसे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल पेग एंजाइम देंगे। तो प्लांट्स में या प्रोटोप्लास्ट संलयन के लिए प्रेरित संलयन करवाने के लिए क्या क्या यूज में लेंगे, वो केमिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? NaOH का उपचार देंगे, या फिर उसे हाई पीएच पर कैल्शियम आयन का उपचार देंगे, या फिर उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देके उनको मिक्स करवाएंगे या संलयित करवाएंगे, या फिर उन्हें पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एंजाइम देके उनके प्रोटोप्लास्ट का संलयन करवाएंगे। इस प्रकार प्राप्त होने वाले जो प्लांट्स हैं प्रेरित संलयन में विषम जाति के होते हैं, मीन्स वो हेटेरोकैरियोन्स होते हैं। तो हेटेरोकैरियोन्स जब दो डिफरेंट स्पीसीज के केंद्रक संलयित होते हैं तो वो हेटेरोकैरियोन्स बनाएंगे। ठीक है, अब आता है लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप कौन सा था? फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट का सिलेक्शन। तो फोर्थ स्टेप है सिलेक्शन ऑफ फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट। तो थर्ड स्टेप के द्वारा प्राप्त होमोकैरियोन्स व हेटेरोकैरियोन्स में से जिनमें सबसे अधिक पैतृक या पेरेंट गुण पाए जाते हैं उनका सिलेक्शन कर लिया जाता है। तो इस स्टेप में क्या होगा कि जो थर्ड स्टेप से प्राप्त सोमेटिक हाइब्रिड से, तो सोमेटिक हाइब्रिड्स दो प्रकार के थे। कौन कौन से? होमोकैरियोन और हेटेरोकैरियोन्स। होमोकैरियंस कौन से होंगे? सेम स्पीसीज के जब प्रोटोप्लास्ट मिक्स होंगे तो होमोकैरियंस बनाएंगे, और दो डिफरेंट स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट जब मिक्स होंगे या संलयित होंगे तो हेटेरोकैरियंस बनाएंगे। तो इसमें प्राप्त होने वाले सोमेटिक हाइब्रिड्स होमोकैरियोन व हेटेरोकैरियोन्स हो सकते हैं। तो उनमें से हेटेरोकैरियोन्स का मोस्टली अधिकांशतया हेटेरोकैरियोन्स का ही चयन किया जाता है। जो उत्तम गुणों युक्त या वांछित गुणों युक्त होता है उसी का चयन किया जाएगा। तो मोस्टली जो चयन किया जाता है वो हेटेरोकैरियोन्स का ही किया जाता है। इसका एक रीज़न है क्या कि जो होमोकैरियंस होते हैं वो अध्ययन की दृष्टि से ज़्यादा उपयुक्त नहीं होते। अगर हमें इनके आगे रिसर्च करनी है, स्टडी करनी है तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते। जबकि हेटेरोकैरियोन्स में दो अलग अलग स्पीसीज के न्यूक्लियस मिक्स हुए हैं तो ये अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है व अत्यधिक
उत्पादकता वाले और वांछित गुणों युक्त होंगे। इसलिए सिलेक्शन के प्रोसेस में मोस्टली हेटेरोकैरियोन्स का सिलेक्शन किया जाता है और सिलेक्शन करने के बाद में इसका सब कल्चर करवा दिया जाता है या उप संवर्धन करवा दिया जाता है, जिससे कि लेबोरेटरी में इन कैरियोन से छोटे छोटे प्लांटलेट्स या छोटे छोटे प्लांट्स प्राप्त कर लिया जाते हैं। इस तरह आपके प्रोटोप्लास्ट कल्चर टेक्निक खत्म होती है। इसको मैं एक डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। ये कंसिडर करो, ये है कोई प्लांट पार्ट, ये है इसका कल्चर, ये कोई प्लांट पार्ट है जिसकी सेल्स किस में डाल दी, इसमें एंजाइमिक मिक्सचर में, मीन्स इनको एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट यहाँ पे दे रहे हैं। फिर इनका करवाया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होगा कि जो प्लांट के हल्के भाग हैं वो ऊपर आ जाएंगे और जो भारी भाग है मीन्स प्रोटोप्लास्ट वाले भाग वो नीचे आ जाएंगे। फिर उसके बाद में ये प्राप्त हुए यहाँ पे आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। फिर इन आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट का क्या होगा यहाँ पे कल्चर, मीन्स प्लेटिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑन कल्चर मीडियम। जिससे क्या होगा, इसके बाहर की ओर वॉल का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। तो वॉल फॉर्मेशन और फिर इससे रीजनरेशन होगा। इसमें मीन्स इसमें कोशिकाएं विभेदित होती जाएंगी और फिर एक प्लांट प्राप्त हो जाएगा और फिर से इसकी ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ प्रोटोप्लास्ट कल्चर टेक्निक की, तो सबसे पहले इसमें प्लांट पार्ट का सिलेक्शन किया जाता है, उसे एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट देने के बाद में उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया जाता है। उसके बाद में जो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट प्राप्त होते हैं उनको धोया जाता है। धोने के बाद में कल्चर मीडियम पे उसकी प्लेटिंग की जाती है, मीन्स संवर्धन माध्यम पे उसको स्थानांतरित किया जाता है। फिर उसको इसमें ये देखते हैं कि उसकी ओर वॉल फॉर्मेशन, उसके चारों ओर भित्ति का निर्माण होना शुरू हो जाता है और ये कैलस जैसी संरचना का निर्माण हो जाता है। मीन्स वो सेल्स, वो प्रोटोप्लास्ट विभेदित होगा और सेल्स का समूह बनाएगा। और इसे अगर हम आगे लेबोरेटरी में ग्रो करवाएं या सब कल्चर करवाएं तो एक छोटे प्लांट की प्राप्ति होती है और इस तरह ये कंप्लीट प्रोसेस होती है। इस तरह आपके प्रोटोप्लास्ट कल्चर टेक्निक खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट